स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, ये हमारा नया एपिसोड है नई चाह नई राह, लद्दाख। लद्दाख का नाम आते ही आंखों के सामने एक खुशनुमा तस्वीर आ जाती है। हसीन बर्फीली वादियां, नीला आसमान, बहती नदियां, सुंदर वातावरण। लेकिन यहां भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, यहां भी परेशानियां हैं। यहां पानी की कमी है, जिसके कारण हरियाली भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जनजीवन कठिन होता जा रहा है और पहाड़ी इलाका होने के कारण एक असुविधा धीरे धीरे बहुत बड़ी कठिनाई का रूप लेती चली जा रही। लद्दाख का दर्द वही समझ सकता है जो खुद इन हालातों से गुजर चुका हो, और उसका उपाय भी वही ढूंढ सकता है जिसको वहां के भविष्य की चिंता हो। नई चाह नई राह में हमारे आज के खास मेहमान लद्दाख से आए एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने लद्दाख के लोगों की समस्याओं का न सिर्फ हल ढूंढने की कोशिश की, बल्कि कुछ ऐसे आविष्कार भी किए जो भविष्य में पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम एन इंजीनियर, एन इनोवेटर एंड अ टीचर, a man with many missions, Sonam Wangchuk. देवियों सज्जनों, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आपसे और आपका परिचय देते हुए। सोनम वांगचुक जी ये लद्दाख से हैं। सबसे पहले सोनम जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो नाम है इसका मतलब क्या है? हाँ, नाम में क्या रखा है वैसे तो कहते हैं, फिर भी मेरा नाम लद्दाखी या तिब्बती भाषा में सोनम का अर्थ है भाग्य या भाग्यशाली। भाग्यशाली, अच्छा। और वांगचुक शक्ति, और वांगचुक शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। वांगचुक शिव के लिए भी? जी जी। शक्तिशाली शिव जी, ऐसा शिव शक्ति। बिल्कुल, बहुत खूब। एक फिल्म बनी थी जी, जिसका शीर्षक था 3 इडियट्स, जिसमें जो मुख्य भूमिका थी आमिर खान साहब ने निभाई थी उसे फुनसुक वांगडू के नाम से। वो भूमिका शायद आपसे प्रभावित होकर हुई थी, क्या ये सच है? अब अगर आप कहें प्रभावित तो मैं ना नहीं कहूँगा। ज़्यादातर लोग कहते हैं वो आप पे बेस्ड है, तो मैं वो तो नहीं मानता कि वो बेस्ड है। इन्फ्लुएंस्ड या प्रभावित हम कह सकते हैं। मगर फिर मैं नहीं चाहता कि लोग इस देश में किसी भी काम को तब माने जब वो किसी फिल्म से जुड़ी हो। तो ये अगर हो भी तो मुझे कोई गर्व नहीं, ना हो तो मैं इसमें कोई पछतावे की बात नहीं देखता। तो देवियों सज्जनों, सोनम जी ने वहाँ लद्दाख में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जिसको सेकमॉल SECMOL की स्थापना इन्होंने की है, जो अपने आप में शिक्षा की एक अनोखी दुनिया है। उसके बारे में आप कुछ बताएं, ये क्या है ये सेकमॉल? जी, ये एक अभियान है शिक्षा में सुधार की। लद्दाख जैसे इलाके में ये साफ नज़र आता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम कितना कम पड़ रहा है हमारे बच्चों के लिए। तो हमने सोचा जड़ों तक जाने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों में, सभी सरकारी स्कूलों में परिवर्तन की ज़रूरत है। सरकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में है। हम कभी कभी इस खुश फहमी में रहते हैं
कि हमारे बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, हमें क्या चिंता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शायद 5% बच्चे तो ऐसे स्कूलों में जाते हैं जो कि अमेरिकी स्कूलों से भी बेहतर हैं, मगर 95% ऐसे स्कूलों में हैं जो कि सब सहारन अफ्रीकन स्कूलों से भी बदतर हैं। तो ये गांव की हालत है, और ये हालत रहते हुए प्रगति तो क्या, उपद्रव यानी कि राइट्स और सोशल अनरेस्ट का ये नुस्खा है। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूलों में बदलना चाहा हर चीज़ को। हमने ये देखा कि लद्दाख के जो वातावरण है उससे मेल नहीं खाती है शिक्षा प्रणाली। जैसे मैं आपको एक बात उदाहरण के लिए कहूँ, जी कहिए, कि जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, मगर ये उदाहरण कुछ अजीब हो जाते हैं जब लद्दाख जैसे जगह पे आप बच्चों को F फॉर फैन बताने लगते हैं। -30 की टेम्परेचर में आप फैन का अगर उदाहरण दे तो उनके लिए ये F और भी जटिल हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए हमने ये अभियान छेड़ी कि हम एक तरफ शिक्षकों को ट्रेनिंग दें, दूसरी तरफ पुस्तकों को सांदर्भिक बनाएं, कॉन्टेक्सचुअल बनाएं। तो लद्दाख में है तो लद्दाख की पहाड़ियों में जो जीवन जो है, वातावरण है लद्दाख का, उससे जोड़ें, उससे अनुकूल हो। फिर अभिभावक एक शक्ति हैं, उनकी अवहेलना ना करके उनको भी सम्मिलित किया जाए, वो एक ताकत बने शिक्षा के सुधार में। तो पुस्तकों को लद्दाख के लिए हमने बनाया। उसी तरह सरकार के साथ मिलके जो ये सब कदम लिए, इसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, शिक्षा सुधार की। तो इस कारण से जो ये मैंने कहा था आपको 5% की डिसमल रिजल्ट्स होते थे आज से 20 साल पहले, वो धीरे धीरे फिर 7-8 सालों में 55% तक पहुँचे। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान भी आई और हमारे सरकारी शिक्षक और अधिकारियों सब ने मिलके इसे 75% तक पहुँचाया। तो ये थी बदलाव। हमारे पास एक तस्वीर है जी, ये तस्वीर है आपके स्कूल की, या क्या कहा जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। इसके बारे में हमें कुछ बताएं आप। जिस अभियान की मैं बात कर रहा था उसके बाद ये बनी है। जो अभियान थी वो तो सभी बच्चों को परीक्षाओं में ज़्यादा अच्छा करने के लिए छेड़ी गई, मगर फिर भी कुछ बच्चे फेल होते हैं, अलग होते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए। तो एक अलग सा विद्यालय बनाया। टेकमोल जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है, उसके ये कैंपस है। यहाँ हर कुछ अलग है। पहली तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी एग्ज़ाम के फर्स्ट डिवीज़न या मार्क्स पे नहीं, जो सिस्टम में फेल होते हैं उनको हम लेते हैं। जो लोग फेल हुए हैं जी, उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा, या उनकी प्रतिशत जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, और फिर उनके लिए ये स्कूल अलग। अगर आपको 95% मार्क्स मिले हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फेल हुए हैं 4-5 दफ़े तो वो एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत खूब। तो उसके बाद फिर ये विद्यालय चलता भी अपने ही तरह से है, क्योंकि अगर सामान्य तरीके से नहीं सीखे तो उस तरीके से सिखाएं जिससे वो सीखें। एंगल वो मधुबन। तो इसे व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीकों से, हैंड्स ऑन तरीकों से सिखाएं। तो इस स्कूल में वो यही करते हैं। पहली बात तो इस स्कूल को बच्चे खुद चलाते हैं। बच्चे एक छोटी सी सरकार बनाते हैं हर 2 महीने में। उनकी अपनी गवर्नमेंट है। जी, इलेक्शन होती है और वो एक छोटी सी गवर्नमेंट बनाते हैं। यही गवर्नमेंट 2 महीनों के लिए इस स्कूल को चलाते हैं, और जो इलेक्टेड लीडर है वो अपने टीम के साथ वो अधिकार बांटते हैं। तो ये अधिकार नकली नहीं होते हैं, असली अधिकार होते हैं, जिसमें कि गार्डनिंग करते हैं बच्चे खुद, कुछ हद तक अपने खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं, सब्जियां। तो वो एक स्टूडेंट
उस जिम्मेदारी को लेता है, कोई गाय की जिम्मेदारी लेता है, कोई सोलर गैजेट्स, जिससे ये पूरा स्कूल सोलर एनर्जी पे चलता है। पूरा स्कूल। और जब बाहर लद्दाख में -20 होता है तो इस स्कूल के कमरों में +15 के लगभग होती है। वाह, क्या बात। आपने कहा कि शिक्षा का भी जो माध्यम है वो उनका एक अलग तरीका है जी। कोई उदाहरण दीजिए, किस तरह आप सिखाते हैं? जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर स्टेटिस्टिक्स में आप एवरेज, मीन, बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट गाय की देखभाल करते हैं वो उस गाय के दूध उत्पादन की ट्रैकिंग करते हैं और उस पे बार चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं, और एवरेज क्या प्रोडक्टिविटी रहे उस पे वो अप्लाई करते हैं। ये कैंपस पूरा है, ये इनोवेशंस पे बेस्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर के बदले में हम लोग सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे खाना पकाते हैं और घर भी गर्म। सोनम सर से मैंने ये चीज़ सीखा है। उन्होंने हमेशा हमें बोला है कि आप नौकरी देने वाला बनो, नौकरी ढूंढ के नौकरी करना तो बहुत आसान चीज़ है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसमें बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है, और परिवर्तन सरकारों से नहीं आती है। सरकारें तब परिवर्तन लाते हैं जब जनता परिवर्तन मांगे, और जनता से जुड़ने, उनको बताने का कि क्या कमी है और क्या करने की ज़रूरत है, ये माध्यम एक बहुत बड़ा है जिसे कि करोड़ों लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं जो कि ज्ञान और शिक्षा को बहुत वैल्यू देते हैं। एक पता नहीं वो आपके शिष्य थे या कौन थे जिन्होंने वीडियो में कहा कि नौकरी मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए हमें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, आमतौर पर हम देखते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी लेंगे। मैंने कभी कम ही बार सुना है कि नौकरी नहीं, मालिकी करेंगे हम। हाँ। सपना ही नौकरी, आप समझ सकते हैं किस शब्द से आया है। तो हम ये कहते हैं कि किसी पे मोहताज क्यों, आप अपना संभल के औरों के लिए भी दे सकें, ऐसा बनिए। जॉब मेकर्स रादर देन सीकर्स। यहाँ पर सोनम जी हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, एक और तस्वीर। कौन है ये? ये एक छात्र हैं जो सेकमोल में आए थे। सेवांग रिगजिन इनका सेवांग रिगजिन अभी एक काबिल जर्नलिस्ट हैं, और ये राजनीति में, लद्दाख की स्थानीय राजनीति जो हिल काउंसिल है उसमें शिक्षा के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, जो कि मिनिस्टर के तरह के उपाधि है, उस पे भी रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, आज ये जो गुरु शिष्य की जोड़ी हमारे साथ खेलेगी, तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सेवांग रिगजिन को। तो आज का जो खेल है देवियों सज्जनों, गुरु शिष्य का खेल होगा, और सोनम जी से ये पूर्व छात्र रहे हैं, आपके बारे में हम और कुछ जानना चाहेंगे। सर, अभी इन्होंने कहा सेगमोल जो स्कूल है जी, वहाँ पे जो लोग फेल होता है उनको लाया जाता है जी। तो मैं भी फॉर्चुनेटली फेल था सर। तो मैं 6th अटेम्प्ट पे पास हो गया एग्ज़ाम किसी तरह से। फिर उसके बाद 10th क्लास का जी सर। फिर उसके बाद सेगमोल में कम भी किया, फिर ग्रेजुएशन, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट किया था सर। 6 बार आपने प्रयत्न किया, 5वीं बार आप फेल हुए। जी सर। सेगमोल गए, जी सर। शिक्षा प्राप्त की। जी सर। एक जर्नलिस्ट की भूमिका आजकल आप निभा रहे हैं। जी सर। स्टेट टाइम्स, जो कि लद्दाख की एक बहुत प्रचलित पेपर है, और फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप राजनीति में गए और एक मंत्री की उपाधि भी आपने प्राप्त की। ये संभव हुआ इनकी धारणा से।
जी सर। क्या बात है। कंपेनियन के रूप में आप सोनम जी किन्हें लाए हैं? कंपेनियन मेरी सिस्टर हैं, बहन है आपकी। दुचन डोलमा जी, जी। दुचान, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जोड़ीदार के रूप में गीतांजलि जी यहाँ पर, नमस्कार। गीतांजलि जी हैं, जिन्होंने हमारे इस यूनिवर्सिटी को अपना कंपनी जो उन्होंने स्थापित किया था उसको छोड़कर उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे ही पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है। कुछ कंपनीज के सीईओज जो सैबैटिकल ले लेके इस काम में जुड़ने के लिए लद्दाख आके काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले बताइए आप सोनम जी कि क्या विषय है या क्या कॉज है जिसके लिए आज आप खेल रहे हैं, और यदि यहाँ से आप धनराशि लेकर के जाते हैं तो उसका क्या कीजिएगा? मेरे यहाँ आने के 2 लक्ष्य हैं। एक तो आपने कॉज की बात की, तो ये जो आपने स्कूल देखा, उससे प्रभावित होके हम ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी यानी उच्च शिक्षा में भी ऐसे ही सुधार होने चाहिए, जहाँ सब कुछ थियोरेटिकल है, चॉक टॉक एंड पेपर, उसी में बच्चों की ज़िंदगी गुजर जाती है। ज़िंदगी के लिए तैयार तो होते नहीं हैं, एम्प्लॉयबल तो होते नहीं हैं, एम्प्लॉयर्स को उन्हें सिखाना पड़ता है 4 साल बर्बाद करने के बाद। तो हम ऐसी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं जिसका नाम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख है, जिसमें हर चीज़ प्रैक्टिकली हो, आधे से ज़्यादा समय फील्ड में प्रैक्टिकल्स में गुजरे और फिर कुछ सलाह थियरी के भी हों। तो दूसरी बात, ये पहाड़ों के लिए खासकर एड्रेस करे, क्योंकि पहाड़ों के सॉल्यूशंस न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क से नहीं मिलेंगे, हमारे ही युवा को इसको खोजना होगा। तो ऐसी एक हम यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहे हैं, और उसके लिए हम धनराशि इकट्ठे करने का एक इंटरनेट पर भी क्राउड फंडिंग कैंपेन चला रहे हैं, जिससे कि सब लोग जुड़ पाएँ। तो एक तो ये है, जो भी जीतते हैं हम उसमें वो करेंगे। दूसरी बात, धनराशि से ज़्यादा मेरे लिए ये महत्व रखता है कि हमारा देश शिक्षा के इस अवस्था को समझे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर हमारे सरकारी स्कूलों की हालत ये रही तो भविष्य में प्रगति नहीं बल्कि सोशल अनरेस्ट होने की ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ देश के सामने एक मैसेज रखना कि हमें अपने गांव के जो विद्यालय हैं उन्हें संभालना होगा, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारे हर बच्चा शिक्षित नहीं हो, भारत औरों की तुलना में आगे नहीं जा पाएगा। 5% आसमान में, 95% ज़मीन में, ऐसे देश की तरक्की नहीं होगी। जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। तो स्वागत आपका कौन बनेगा करोड़पति में। देवियों और सज्जनों, आज हमारा ये खास एपिसोड है नई चाह नई राह। सोनम वांगचू जी यहाँ पर हैं, उनके साथ उनके शिष्य। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप। सोनम जी और सेवांग जी, सब कुछ तैयार है और आपके साथ अब हम गेम खेलेंगे। और गेम खेलने से पहले आपको नियम बता दें हम। यहाँ पर आपके सामने 16 प्रश्न आएंगे। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे ऊपर। 10वें प्रश्न तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे। यहाँ पर एक घड़ी है, कांटा बैन, ये चलती रहेंगी, आपको सुनाई देगा। ये देखिए, 16वां प्रश्न जो है वो है 7 करोड़ रुपए का, ये है जैकपॉट प्रश्न। और छठे प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे आपके साथ, और जब तक हूटर नहीं बचता तब तक हम खेलते जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और ये जो बहुत ही नेक और वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, मे इट बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। एक बार फिर तालियां। तो देवियों और सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आपका जो खेल है उसका पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न यहाँ पर, जो कि देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पहला प्रश्न जो है वो गाने से शुरू हो गया। ये गाना किस फिल्म से है? फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं आप वहां लद्दाख में? थोड़ा बहुत। थोड़े बहुत। आप थोड़ा बहुत देखते हैं। ओके, गाना सुनाया जाए। ये हंसी वादियाँ एक खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले पर खुशी मिल गई। मेरे जाने जा मैं तेरी चांदनी,
अनुमान। ऑप्शंस देता हूं, शायद आपको पता चले। ए रोजा, बी दिल से, सी सपने या डी गुरु। ए रोजा, बी दिल से, सी सपने, डी गुरु। कोई आइडिया नहीं है नहीं सर। दोनों के पास? मुश्किल हो रही हो तो आप एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, लाइफलाइन लेना। लेंगे, शांत हो जाए काटा बहन। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं सोनम जी। ऑडियंस तैयार हो जाइए, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। गाना तो आपने सुना ही होगा, अब बताइए कि ये कौन सी फिल्म का है। ए रोजा, बी दिल से, सी सपने या डी गुरु। आपका समय शुरू होता है अब। %94 दिया है ए रोजा को। क्या करेंगे, जनता के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट। ए रोजा, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही, वेल प्लेड। 20,000 रुपए जितवा दिए आपको। गाना था ये हसीन वादियां, म्यूजिक बाय AR रहमान, गायक थी SP बालासुब्रमण्यम एंड चित्रा, और ये अरविंद स्वामी और मधु पे फिल्माया गया था, फिल्म रोजा। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 7वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 40,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजी में लिखने पर 1 से 100 के बीच कितनी संख्याओं में ए अक्षर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A 2, B 1, C 5 या D 0। काउंटते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका उत्तर। थर्टी सेकेंड्स रह गए। 0 मानना। क्या करना चाहेंगे? D0। D 0। 0 D, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 से 100 तक स्पेलिंग में एक भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें ए शब्द आता है। कंप्यूटर जी धन्य हैं आप। और विद इन 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स टाइमर के अंदर आपको उत्तर देना है, ध्यान रहे, वरना क्या है, एक बार ये लॉक हो गया फिर छोड़ना पड़ेगा खेल आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी आविष्कारक ने यह कहा था कि प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% परिश्रम है? Which American inventor said genius is 1% inspiration and 99% perspiration? ऑप्शन सुनिए। A अल्बर्ट आइंस्टाइन, B स्टीव जॉब्स, C अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, और इज इट D थॉमस एल्वा एडिसन? D थॉमस एल्वा एडिसन। श्योर है? लॉक कर दें। D थॉमस एल्वा एडिसन पे ताला लगाया जाए। Is absolutely the right answer, well played. यानी कहने का तात्पर्य यह था कि जीवन में परिश्रम जो है वो बहुत महत्व देता है, और कहीं ना कहीं आप जो शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को, आपकी भी धारणा ऐसी ही है। बहुत बहुत बधाई आपको सोनम जी। और अगला प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। यह है 9वां प्रश्न, और इससे पहले एक तस्वीर हम देखना चाहेंगे। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज? सोनम जी जानना चाहेंगे कि ये किसकी तस्वीर है? ये हमारी माता जी। आपकी माता जी की तस्वीर है जी। मैं एक बहुत ही छोटे से गांव में जन्मा। लद्दाख दूर है, मगर उसमें भी एक गांव जिसमें सिर्फ 5 परिवार थे, और इस कारण से वहाँ कोई स्कूल नहीं थी। और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बहुत दुख की बात है, मगर मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये रही, क्योंकि
लगभग 9 साल की उम्र तक मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा। कोई ये जो टॉर्चर होता है, मगर ये बात नहीं कि मैं कुछ सीख नहीं पाया। मैं बहुत कुछ सीख पाया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ अपनी ही भाषा में दुनिया के बारे में सीख पाया। और ये आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है कि अपनी मातृभाषा में सीखने का अवसर मिले। हम बच्चों पर उर्दू अंग्रेज़ी थोप थोप के उनका बुरा हाल कर देते हैं। तो इस तरह से मुझे मेरी माँ ने अपनी भाषा में लिखना पढ़ना सिखाया और बहुत ही सूझबूझ के साथ। वो बहुत इनोवेटिव थी। इतना दूर का इलाका था कि आपको उस समय पे माचिस की तीलियाँ अगर ख़त्म हो जाए तो न मिल पाए 2 दिन तक, ऐसा हालत। तो अग्नि कैसे जलाते थे वहाँ? जी, मुझे एक जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो वो क्या करती थी, जब बाज़ार से जाकर मतलब बाज़ार पास नहीं था, 1 दिन का रास्ता था, तो 1 दिन उस समय 1 दिन लगता था बाजार जाने में? जी, वहाँ कोई पास में बाज़ार नहीं थी, तो ले जाना पड़ता था इस छोटे से गांव से। तो जब वो लाती थी तो कभी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए 1 डब्बा वो अलमारियों में छिड़क देती थी, ताकि जब आखिरी डब्बा हो तो उन्हें मेहनत करनी पड़े एक तीली के लिए, और तब तक दूसरा डब्बा आ जाए। तो ऐसे इनोवेटिव तरीकों से वो घर चलाती थी। तो इस तरह से बड़े सूझबूझ से उन्होंने मुझे शिक्षा दी। हालांकि वो आज के भाषा में कहें तो शिक्षित नहीं थी, मगर एजुकेटेड ना हो, स्कूल्ड ना हो, हाईली एजुकेटेड थी। जी, बहुत खूब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खान अकादमी, जो कि शिक्षा का एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, के संस्थापक कौन है? Who is the founder of Khan Academy, a hugely popular free online education platform? सुना होगा आपने इसके बारे में? जी जी। अब मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए, मोहम्मद यूनुस, बी, सलमान खान, सी, फजलुर रहमान खान, डी, इमरान खान। बी, सलमान खान। बी, सलमान खान। ताला लगा दें? जी। सलमान खान, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is absolutely the right answer. Well played. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सलमान खान अभिनेता नहीं है, उनका नाम नहीं है ये, बल्कि बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी शिक्षाविद सलमान खान है। खान अकेडमी की शुरुआत 2006 में इन्होंने की थी और बहुत ही प्रचलित है। भयंकर किस्म के लोग इससे शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये दरअसल हैं बांग्लादेशी, लेकिन अब अमेरिकी एक रेजिडेंट हो गए हैं और वहाँ से इन्होंने ये एकेडमी चलाई है। अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये और इसे पार कर जाइए तो 3,20 आप अवश्य यहाँ से ले जाइएगा। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? According to Buddhist tradition, under which tree did Queen Maya Devi give birth to Gautam Buddha? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, पीपल, B, चंदन, C, साल, और is it the D, बरगद? पीपल, चंदन, साल या बरगद? पीपल। जी। श्योर है? You have 3 lifelines. तो जल्दी बोलिए। 50-50 करें। ऑलराइट, शांत हो जाएं काटा पेन। सोनम जी और सेवांग जी अपनी 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसको अंकित किया जाए और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन मिटा दिए जाएंगे। कबीर महाशय, 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दिया जाए। जहां आप जा रहे थे वो मिट गया। घड़ी चल पड़ी है, जल्दी बोलिए। एक चंदन है, एक 30 साल है। लाइफलाइन लेना चाहिए। शांत, एक और लाइफलाइन। माय गुडनेस। कौन सी?
जोड़ीदार। जोड़ीदार, ओके। जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और गीतांजलि जी, स्वागत है आपका, आइए और मदद कीजिए। तालियों के साथ इनका हम स्वागत कर रहे हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? क्या लगता है आपको? क्या चल रहा है आपके मन में गीतांजलि जी? आप जानते हैं कहां पर जन्म लिया था? लुम्बिनी। हैं? लुम्बिनी। साल क्या करना चाहिए? चंदन, नीलागिरी, चंदन कुछ खास जगहों पे उगती है, तो साल होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा जी साल। ऑलराइट, कबीर महाशय, साल सी। ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तालियां बज जाएं। 3,20,000 रुपए का चेक सोनम जी और उनके शिष्य को। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठे रहिए आप। माया देवी ने सिद्धार्थ यानी बुद्ध जी को अपने माता पिता के घर देवदय जाते हुए लुम्बिनी के निकट एक साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। 2 लाइफलाइन आपने इस पे जाया कर दी, मेरा ऐसा मानना है। चलिए कोई बात नहीं। तो 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और अब आपके सामने 2 चीजें होंगी। एक तो आप निश्चित रूप से 3,20 ले जाएंगे। कांटा बैन जो है ये शांत हो गई, अब आपके पास समय है। और यहां पर जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, जो कि है जैकपॉट प्रश्न, वो यहां पर अब खुल जाता है। चलिए अब आपके सामने एक और प्रश्न हम डालते हैं। यह है खेल का 11वां प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 6,40,000 रुपए। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी का नाम वहां पर बने एक लकड़ी के मंदिर के कारण पड़ा है? द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया refers to a wooden temple? ऑप्शन सुनिए। ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी भूटान। नेपाल ए। नेपाल ए, क्योंकि ताला लगा दिया जाए। काठमांडू कष्ट मंडप से निकला। कष्ट मंडप, काठ की मंदिर। जी ताला लगा दे। जी नेपाल ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। काठमांडू, और जो आपने उसका विश्लेषण भी दे दिया है। काठमांडू नेपाल की राजधानी। काठमांडू शब्द संस्कृत शब्द काष्ठमंडपम का अपभ्रंश है। ये एक लकड़ी के मंदिर जिसे राजा लक्ष्मीनाथ सिंह ने एक ही पेड़ की लकड़ी से 1596 में बनवाया था। बहुत उम्दा जवाब दिया आपने सोनम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और अब एक हम तस्वीर और दिखाना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहेंगे कि ये क्या है। सोनम जी आप बताएंगे कि ये क्या है ये तस्वीर में? ये आइस स्तूपा या बर्फ के स्तूप, हिम स्तूप हैं, जो कि एक तरीका है आजकल के समय में जब पानी की बहुत समस्याएं हो रही हैं, खासकर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण। तो हम लद्दाख में किस तरह से जो स्प्रिंग टाइम में जबकि सारे पौधे पेड़ पानी मांगती हैं जी, उस टाइम पे पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि अभी ग्लेशियर्स पिघलते नहीं, जल्दी होता है ग्लेशियर्स के लिए इस वक्त स्प्रिंग में, अप्रैल मई में। तो इस समय पानी कैसे
लाया जाए कि हम पेड़ पौधे उगा सकें, या जो खेत में कमी हो रही है पानी की वहाँ पानी उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सर्दियों में जब कोई खेती नहीं करता तब भी झरनों में, नदी में पानी बहती है, और उसको अगर सर्दियों में हम जमा दें तो फिर वो गर्मियों तक रहे और पानी तब दे पिघल कर। मगर वो आसान नहीं है, क्योंकि बर्फ़ तो जमती है मगर वो पिघल जाती है, मार्च नहीं। तो ये फ्यांग वैली है जो कि लद्दाख के हर गांव की तरह एक ग्लेशियर के पानी पे बसा है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं, और कभी बाढ़ आती है गर्मियों में तो कभी अप्रैल मई में पानी की बहुत कमी होती है। मगर हम यहाँ पे ये तजुर्बा कर रहे हैं कि जो सर्दियों में पानी ज़ाया जाती है नदी में, क्योंकि कोई खेती करता नहीं है, उसको हम ले जाके डेजर्ट में कैसे जमाएं, बर्फ़ के रूप में पानी जमे जनवरी फरवरी में और पिघले अप्रैल मई में, जब हर पौधे को, हर किसान को पानी की ज़रूरत है। तो आइस स्तूपा प्रोजेक्ट के अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें कि 5000 पेड़ लगाए गए, एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी पेड़ नहीं उगते थे, पानी नहीं था। अब 5000 अगर उग सकते हैं तो 50,000, 5 लाख तक जितना भी पानी ज़ाया हो रहा है उसे जमा कर हम पूरे ये जो पीछे आप रेगिस्तान देख रहे हैं, डेजर्ट, उसको हरा भरा कर सकते हैं। शुरू में जब ये स्कूल में बना था तो हमने अपने बच्चों के साथ मिलके एक पाइप के साथ बिना किसी खर्चे के प्रोटोटाइप इसका बना लिया था। जब पायलट बनाने की बात आई तो हमें बड़े मोटे पाइप्स लगाने थे, क्योंकि वो सिर्फ एक आइस स्तूपा नहीं, 50 आइस स्तूपा के लिए एक ही बार में पाइप ज़मीन के नीचे गाड़ना होता है ताकि जमे ना। तो उसके लिए फिर हमने फंड जो था वो क्राउड फंडिंग से इंटरनेट पर रेज किया। उसके बाद फिर हमने 2015 और 16 में फ्यांग वैली में पायलट्स बनाए जो कि बड़े थे, जिसमें कोई 1 मिलियन लीटर से 3 मिलियन लीटर तक का पानी जमा हो जाता था। ये जो सर्दियों में बनाए गए स्तूप हैं वो अप्रैल मई जून तक जाके नहीं पिघलते, और जब पिघलती है तो पौधों को, पेड़ों को पानी देती है। तो हमने ज्योमेट्रिक कारणों से इसका कोनिकल शेप रखा, मगर इससे लोग जुड़ पाएँ इसके लिए इसे आइस स्तूपास कहा, क्योंकि एक सोल्यूशन जो है वो किसी साइंटिस्ट का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, उनके दिल को छूना चाहिए। सर्दी में जितना भी पिघला हुआ पानी ग्लेशियर वगैरह से आता है, उसमें आप एक ऐसा पाइप लगाते हैं, उस पाइप को खड़ा करते हैं, ग्रेविटी से, उस फोर्स से वो पानी सर्दियों में, जबकि -20-30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो एक फव्वारे की तरह छूटता है। जैसे ही वो आकाश में ऐसे छूटता है वो जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, और जब गिरता है तो वो बर्फ़ बनता रहता है, और उसको आपने स्तूपा के आकार दिया हुआ है, क्योंकि स्तूपा वो अपने आप बनता है, नैसर्गिक, नेचुरली वो स्तूपा का या कोन का आकार लेती है। बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि ये कोन हमारे स्तूपाओं से मिलती जुलती है, जी। इस कारण से बनाया नहीं। जब बना तो हमने सोचा कि ये जो समस्या के समाधान है वो एक इंजीनियर या साइंटिस्ट के नहीं होने चाहिए, लोगों के दिल को छूना चाहिए, इसलिए हमने इसे स्तूपा का नाम दिया। और न सिर्फ इतना, हमने जो धर्म गुरु हैं हिज हॉलीनेस छेचांग रिम्पोचे, तो हमने उनका आशीर्वाद लिया कि ये एक परंपरा और तकनीक दोनों का मिश्रण है, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से इसे और प्रचार किया। तो मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसे समस्याओं को इंजीनियर अकेले न सॉल्व करें, औरों से कोलैबोरेट करें, रिलीजियस लीडर्स, फिल्म स्टार्स, सब मिलके अगर हम इस चुनौती को लें तो शायद पृथ्वी को बचा पाएं। वाह, क्या बात है। एक स्तूपा में कितना पानी जमा होता है? जो अभी आपने देखा उसमें 3 मिलियन लीटर्स, यानी कि 30 लाख लीटर। आसान शब्दों में कहें तो जो पानी के बड़े टैंकर्स होते हैं, उसमें शायद 10,000 10,000 लीटर आते हैं, तो 1 लाख में 10 हो गए, तो 30 लाख में 300 टैंकर पानी इस आकार में। वाह, क्या बात।
बहुत बहुत बधाई आपको सोनम जी। और अब गेम को आगे बढ़ाएंगे हम। अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अब आपके पास केवल एक ही लाइफलाइन बची है। अगर आपको सही उत्तर मालूम हो खेलिएगा, लाइफलाइन लेना चाहें लाइफलाइन ले सकते हैं, और किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। तो 640 आपने जीते हुए हैं, वो आप आज 640 ले जाइएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में से एक भारत में कहां स्थित है? Where in India is one of the world's highest astronomical observatories situated at an altitude of nearly 15,000 feet? ऑप्शन सुनिए। A तवांग, B हनले, C मुथुराई, D मंगन। बी हनले से। B हनले। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। हनले बी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 12,50 जीत गए आप। वेल प्लेड। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हनले लद्दाख में स्थित है, और ये माउंट सरस्वती पर बनी है, और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित की जाती है ये। और देखिए, लेह लद्दाख जाने में भी हम लोग सबको जो यहाँ रहते हैं प्लेन्स में, उनको भी कष्ट होता है। मैं गया था अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए वहाँ लद्दाख, तो 2 दिन तो चित्त रहना पड़ता है, एकदम कुछ कर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते हैं। आप लोग कैसे रहते हैं वहाँ, इतना काम दौड़ कर? तो और ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो और भी सांस लेने में जी जी जी, नहीं वो हाइट की बात हो रही, उसमें अक्लामेटाइज करना पड़ता है अपने आप को। वो एक टैबलेट देते हैं 2-3 दिन के लिए, वो गोली खानी पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे फिर काम शुरू करते हैं, फिर सांस वगैरह नॉर्मल होता है वहाँ पर। बहुत खूब। और 2 हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उनका मैं यहाँ पर कहता रहता हूँ ना, देवियों सज्जनों, तो एक देवी जी हैं, एक सज्जन जी हैं। वो अभी प्रकट होंगे, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हाँ जी, कहाँ हैं आप दोनों? ये है। नमस्ते 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 सोनम जी, सेवांग जी। नमस्ते नमस्ते। सोनम जी, हमने सुना है कि आपको 9 भाषाएं आती हैं, क्या ये सच है? जी, बोल लेता हूँ। कौन कौन सी? पहली तो लद्दाखी, जो कि मेरी मातृभाषा है, फिर हिंदी, इंग्लिश, फिर फ्रेंच, नेपाली, उर्दू, हमारे पड़ोस की बाल्टी और तिब्बती, इस तरह से कई भाषाएं। इतनी सारी भाषाएं आपको मालूम है? वाह, क्या बात है। सोनम जी, हम आपको एक डायलॉग सुनाते हैं, हमारा फेवरेट डायलॉग है। आप उसको ना अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट कर दीजिए। जी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। कर दीजिए। हाँ, जरा इसको लद्दाखी में ट्रांसलेट कर दीजिए। डेल तना तंगा किराए अबाइन नेमिंगा गैल्पोइन गैल्पोइन गैल्पोइन। वाह, गजब। सोनम जी, हम देखें वो आप इतना अच्छा आइस का गोला बनाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा काला खट्टा डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी आइसक्रीम बन जाएगा। बहुत बड़ा। हाँ। अच्छा, आप दोनों से बात करके बहुत हो गया, अभी जाइए, हमको और उनसे काम चलाना है आगे। ठीक है, अच्छे से खेलिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच देवी जी और सज्जन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो तो आपसे लद्दाखी की बात कर रहे थे। यदि आपको यही चीज फ्रेंच में बोलना होता तो क्या करते हैं आप सोनम जी? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। वो रिपीट कर रहा था, वो अपना डायलॉग नहीं बोला हमने। La relation avec toi, c'est je suis ton père, mais non, mon nom est le roi, le roi, le roi. रवा। पंजाबी नहीं आती आपको?
हाँ आती है है बोलते हैं। पंजाबी? हाँ तो बोलिए ना, पंजाबी में इसको क्या बोलेंगे? हाँ रिश्ते च तां असीं तुहाडे प्यो लगदे ने ते नाम मेरो शहनशाह शहनशाह शहनशाह। वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच सौरभ जी, बिग स्पॉट यू आर। अरे ओरिजिनल वाह बोल दिया, कितनी बार बोल दिया हुआ है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। ओके देवियों सजनों, छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सजनों, आज हमारा ये खास कार्यक्रम है नहीं चाह नहीं रहा, और हमारे सामने सोनम जी वांगचुक जो कि लद्दाख से हैं, और उनके साथ सेवांग रिगजिंग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं आप दोनों के साथ, बहुत ज्ञान की बातें। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपने जीवन में इस तरह की सोच रखते हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बातें हैं ये। ओके अब अगला प्रश्न आएगा, 13वां प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, केवल एक ही लाइफलाइन बची है। आप 12,50,000 रुपए जीत गए हैं। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी अंग्रेजी उपन्यासकार जवाहरलाल नेहरू की भांजी यानी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी है? Which of these English novelists is the niece of Jawaharlal Nehru, the daughter of Nehru's sister Vijay Lakshmi Pandit? Option सुनिए। A. नयनतारा सहगल, B. नमिता गोखले, C. किरण देसाई, D. अनुजा चौहान। बहुत प्रचलित लेखिका हैं, और आपके पास एक लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड की। समय की कोई पाबंदी नहीं है। लाइफलाइन लेना चाहिए। लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। कबीर महाशय, सोनम जी और सेवांग जी अपनी आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड लेंगे, इसे अंकित किया जाए, और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें बताया जाए। ये 3 नाम आपने दिए हैं। देखिए, इससे पहले मैं ये कहूँगा आपसे कि हमारे लद्दाख में कनेक्टिविटी इतनी खराब है कि टेलीफोन कॉल्स करना तो संभव लगभग नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि आप के द्वारा सरकार से कहिएगा कि लद्दाख जैसे संवेदनशील जगह पर कनेक्टिविटी तो अच्छी, कनेक्टिविटी दी जाए, जैसे कि जाहिर है। तो ये आपकी बात सुन रहे हैं, पूरा देश सुन रहा है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जी जी जी। हमारे जो दोस्त हैं ये दिल्ली में हैं। अच्छा। हम इनके मेंटर रहे हैं। मैं अन्नपूर्णी चंद्रशेखर से जुड़ना चाहूँगा। अन्नपूर्णी चंद्रशेखर, नई दिल्ली में। फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी, और देखें इनके पास इस प्रश्न का उत्तर है या नहीं। अन्नपूर्णी जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओके अन्नपूर्णी जी, मेरे सामने सोनम जी और उनके एक तरह से शिष्य मान लीजिए सेवांग जी बैठे हुए हैं हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर है नहीं इनके पास, आपसे मांग रहे हैं, तो आपकी मदद चाहिए होगी। अगली आवाज सोनम जी की होगी। ये एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है सही क्या है इसका उत्तर, और केवल 30 सेकंड मिलते हैं इसके लिए, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सोनम जी आपका समय शुरू होता है अब। Which of these novelists is the niece of Jawaharlal Nehru, the daughter of Nehru's sister Vijay Lakshmi Pandit? A. Nayantara Sehgal, B. Namita Gokhale, C. Kiran Desai, D. Anuja Chauhan. A. Nayantara Sehgal, B. Namita Gokhale, C. Kiran Desai, D. Anuja Chauhan. I think it is Kiran Desai. I think it is Kiran Desai, but I'm not sure. समय निकल गया एंड शी इज नॉट टू श्योर। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। यहां पर अगर आपने उत्तर गलत दिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पे।
Which of these English novelists is the niece of Jawaharlal Nehru, the daughter of Nehru's sister, Vijay Lakshmi Pandit? Right. किसी एक की तरफ आपका ध्यान जा रहा है? नयनतारा सहगल की तरफ जा नयनतारा रहा है, सहगल मगर कह क्वेश्चन नयनतारा सहगल, नयनतारा पंडित, नयनतारा पंडित, नयनतारा पंडित। हमारा कर्तव्य है आपको बताना कि सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे, क्विट करेंगे तो 1250। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, क्या करेंगे? नयनतारा सहगल कहना चाहेंगे। फाइनल उत्तर है आपका नयनतारा सहगल ए। रिस्क ले लेते हैं, रिस्क चलिए। ले लेते हैं। पक्का नहीं है मगर रिस्क लेंगे। कंप्यूटर महाशय नयनतारा सहगल ए, ताला लगाया जाए। क्या लग रहा था आपको, क्यों आपने सोचा कुछ आप उसका? मैं क्योंकि सहगल गोखले तो नहीं पहचान रहा हूँ, किसी तरह सोच रहा था कि पंडित नाम से कभी सुना है या जुड़ सकता है, क्योंकि ये कश्मीरी नाम है और बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर रिस्क ले रहा हूँ। आपने बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर रिस्क लिया है। 25 लाख रुपए आप जीत गए इस नयनतारा सहगल, विनर ऑफ द 1986 साहित्य अकादमी अवार्ड, written books like Rich Like Us, Lesser Breeds, and edited Before Freedom, Nehru's Letters to His Sister. नयनतारा सहगल। ऑलराइट, एक और तस्वीर हमारे सामने हम देखना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये लद्दाख का आप कह सकते हैं राष्ट्रीय खेल, आइस हॉकी। लद्दाख का राष्ट्रीय खेल है ये, आइस हॉकी है और उस पर भी लद्दाख की महिला आइस हॉकी टीम है। अब तो ये कह सकते हैं कि ये भारत की राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी की टीम के मेंबर्स की है, जो कि हमारे इस स्कूल में जहां आपने देखा था इसको बढ़ावा दिया गया था। आइस हॉकी जो है लद्दाख की राष्ट्रीय खेल है, मगर 15 साल पहले तक इसमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना लड़कियां भी खेलें। तो हमारे इस स्कूल में हमने एक रिंक बनाया, जो कि रिंक वैसे तालाबों और बड़े झीलों में ही हो पाती थी, जिसके कारण लड़कियां नहीं जा पाती थी। तो हमने एक तकनीक निकाला जिससे कि लड़कियों के गर्ल्स हॉस्टल के सामने ही एक रिंक बनाया, तब लड़कियां खेलने लगी। और उसके बाद हमने दूर दराज के स्कूलों में इसको बढ़ावा देकर 2 टीम बनाए ज़िला के स्तर पर, फिर ये स्टेट और नेशनल स्तर पर लड़कियां खेलने लगी। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 2016 और 17 में इन लड़कियों ने भारत को रिप्रेजेंट किया ताइपे में और बैंकॉक में एज इंडियाज नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी टीम। बहुत खूब। तो इसमें से आधे जो टीम के खिलाड़ी थे वो इस स्कूल से निकले हुए थे, जो जैसा आप कह रहे थे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इस स्कूल में आते हैं, मगर ये नेशनल चैंपियंस बन के निकले। और देखिए महिला टीम जो है वो भी भारतवर्ष से, और वो भी आइस हॉकी टीम, वो आपके वहाँ से निकले, बहुत ही सराहनीय बात है। ओके देवी और सज्जनों, छोटा सा ब्रेक। देवी और सज्जनों, आज हमारा ये खास कार्यक्रम है नहीं चाह नहीं रहा, और हमारे सामने सोनम जी वांगचुक जो कि लद्दाख से हैं, और उनके साथ सेवांग रिगजिंग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए। जी, पिछले प्रश्न में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपको इसका सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा। 14वां प्रश्न है, 50 लाख रुपए इसका मूल्य है, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
भारत का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक या जैविक राज्य कौन सा है? Which is the first fully organic state in India? ऑप्शन सुनिए। A. अरुणाचल प्रदेश, B. मिजोरम, C. सिक्किम और इज इट D. केरल? सी सिक्किम। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने, श्योर है? पता था सर, जब क्वेश्चन आ रहा था उस समय समझ उसी समय आपको पता चल गया था। पता चल। फुली ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है आपको तो पता होना चाहिए। जी क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। सोनम, आपको जी। you'll have to agree to this। बिल्कुल, जैविक खेती जिस पे हम लद्दाख में कोशिश कर रहे हैं और सिक्किम पहले से ही हो चुका है और हम सिक्किम को काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। सिक्किम सी। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। 50 लाख जीत ले आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। 2016 में सिक्किम became India's first fully organic state by implementing practices and principles laid down in the National Program for Organic Production. They converted around 75,000 hectares of agricultural land into certified organic land. यानी कि वहाँ पर प्लास्टिक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है और केमिकल्स का भी इस्तेमाल नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। और ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप भी लद्दाख में इसी तरह का एक वातावरण जो है उसको पैदा करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और सोनम जी, हम उम्मीद करते हैं तहे दिल से कि इस धनराशि का आप सही उपयोग करेंगे और जो विद्यालय विश्वविद्यालय आप बनाना चाह रहे हैं लद्दाख में, उसको बनाने में आपको ये एक सहायक बनेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा और हम तो यही चाहते हैं कि इसी तरह आप काम करते रहें ताकि आप एक उदाहरण बने भारतवर्ष के लिए। सेकमॉल तो एक रोल मॉडल है जिसे देश के बाकी क्षेत्रों में भी रेप्लिकेट करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका सोनम जी? भारत के हर अंश में शिक्षा बदले, मगर हम ये चाहेंगे कि बजाय इसके कि हम कहीं जाएं, हर जगह के लोग अपना संभालें हालत और इस तरह से भारत की हालत खुद ही संभलेगी। क्या बात है, बहुत खूब। 50 लाख रुपए आप यहाँ से जीत कर गए हैं और क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है इसलिए हमारे पास एक ये छोटा सा यंत्र है और डिजिटली आपके जो जीती हुई राशि है वो सीधी पहुँच जाती है आपके अकाउंट में। ये ट्रांसफ़र बटन दबाया, ऐड पे ही आपका नाम आ गया, फ़ंड ट्रांसफ़र किया, 50 1 2 3 4 5 50 लाख आ गया, ओके दबाया, कंफर्म किया, 50 लाख गए आपके अकाउंट में। तेज़ है, सुरक्षित है और बहुत आसान है। अमिताभ जी, आपने तो सबका क्विज किया, मैं आपका एक क्विज छोटा सा करना चाहता हूँ। फंस गए हम एकदम। मुझे उम्मीद है आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। ये एक कविता है, तो आपको बताना है इस कविता के रचयिता कौन है। आप तैयार हैं? जी जी। आपका समय होता है अब। अब सुनिएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट का अनुमान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी, अनगिनत राही गए इस राह पे उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती हैं, खोल इसका अर्थपंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट का अनुमान कर ले। ये बाबूजी की कविता है। जी, आपको एक ही चॉइस है। एक ही चॉइस में है और इसी में बोल रहा हूँ कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता है। बिल्कुल करें।
बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तालियों के साथ इनका हम स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत कुछ सीखा हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अमन जी, थैंक यू सर। एक सेल्फी हम लेंगे, यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, क्योंकि तालियां मचती रहें इनके लिए, प्लीज। थैंक यू। यू हैव टू स्टैंड हियर सर। अभी मैंने सुना है कि आपका जन्मदिन था, तो हम लद्दाख में लोगों को अभिनंदन करने के लिए एक ऐसा खताक्स पहनाते हैं, तो वो हम लद्दाख की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि आज सोनम वांगचुक की उपलब्धियां देखकर आपको भी वो मार्गदर्शन मिला होगा, वो प्रेरणा मिली होगी, जिससे आप भी किसी का जीवन संवारने में अपना योगदान दे सकें। इसी विचारधारा के साथ अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।